ठीक है, देख लो। देखिए 1/-20 इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा -2u। ये तो 1 ही रह जाएगा और ये कितना रह जाएगा 2। ठीक है ना? ठीक है, वो तो माइनस ऊपर नीचे कहीं लेके जाइए। तो 1/-20, अच्छा हाँ, ये माइनस ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए ये बन गया ऊपर 1/2u। क्लियर है ना? तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो -20 इक्वल टू 2u। तो ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 10 से, तो हो गया -10 इक्वल टू u, या u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, इसे जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना, आइए क्वेश्चन देखें। लिखिए अ कन्वेक्स मिरर, a convex mirror used for rear view समझ रहे हैं ना, पीछे देखने के लिए यूज होता है rear view in automobile has radius 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर, फुल स्टॉप। if a bus is located, bus हाँ, if a bus is located at 6 meter, from the mirror, then find position, nature, size, find the position, nature and size of image, हाँ, साइज का मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन है। आइए चलिए, गिवन डाटा क्या क्या है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में, अच्छा मिरर भी मालूम है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ठीक है, आइए मैं अलग से यहाँ पे गिवन लिख रहा हूं। चलिए क्या क्या गिवन में लिखना जरूरी है, तो पहले तो मिरर का नाम लिखना जरूरी है ताकि हमारा साइन कन्वेंशन याद कर पाए, कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं क्या यू मालूम है, क्या यू गिवन है क्या, तो क्या बोल रहा है, पहले ये सिचुएशन क्या सोचो, एक गाड़ी है जिसका साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स यूज करते हैं, तो उस मिरर में हम देखते क्या है, पीछे का जो गाड़ी वगैरह आ रहा होता है, तो पीछे का जो गाड़ी है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, बस इज लोकेटेड, देखो क्वेश्चन में है ना, बोला है अ बस इज लोकेटेड 6 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। वो जो बस बोला 6 मीटर पीछे है, वो क्या है हमारे लिए
ऑब्जेक्ट, वही ना ऑब्जेक्ट है, उसी को तो इसमें देखेंगे कि पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है। तो u का वैल्यू क्या हो गया 6 मीटर, प्लस या माइनस, -6। हाँ उस बस को हमें मिरर में दिखेगा। नहीं, मिरर में इमेज कहाँ बनेगा, वही तो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन तो वही पूछा है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। जैसे ये मिरर है, ठीक, मैं इसे 6 मीटर पीछे खड़ा हूं, तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरा डिस्टेंस 6 मीटर हुआ। अब ड्राइवर को मेरा इमेज इसके अंदर कहां पे दिखेगा, वो क्वेश्चन पूछा है। क्लियर ना? तो u हो गया। अब v, अच्छा f भी मालूम है, क्या है मालूम, f होता है रेडियस का आधा, तो 2/2 1 पर प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो देखो u और f मालूम है और v निकालना है। तो बताओ, इस बार तो गिवन में कोई दिक्कत नहीं, बस यूज कर लीजिए। इस बार मैं चाहता हूं गर्ल्स में से आंसर आ जाए। 0.8, चलिए 0.8 बिल्कुल सही जवाब है। v का वैल्यू 0.8, या फ्रैक्शन में 6/7। हाँ, v का वैल्यू 6/7 या 0.8, और प्लस में आया था। इससे हमें जरा नेचर के बारे में बताओ। वर्चुअल, वर्चुअल के साथ एक चीज फ्री में आता है, इरेक्ट। साइज, तो m निकाल देंगे -v/u से। मैग्निफिकेशन बॉयज में से, ये भी डेसिमल में ही आएगा। ये भी डेसिमल में ही आएगा। आया -0.8, हाँ बिल्कुल सही। ये इसको सॉल्व करो, 5/6, एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो। 0 नहीं, ये मैग्निफिकेशन कहीं गड़बड़ है बाबू, 0.14 है, वो भी प्लस में। मैग्निफिकेशन एक बार चेक करिए, मैग्निफिकेशन चेक करिए। आ जाओ यहाँ पे, देखो जिनका भी नहीं आ रहा है मेरे साथ बोर्ड पे करो। चलो 1/f, 1/f का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, या 1/1 डाल दो, बात एक ही है। 1/v तो मुझे निकालना ही है, -1/u का वैल्यू है 6। कहीं भी कोई दिक्कत? इसे इधर लेके आते हैं, तो 1 + 1/6 इक्वल टू 1/v। 6 एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया 6 + 1 इक्वल टू 1/v। यहीं पे गलती हुआ था, अब क्लियर है ना? तब हो गया 7/6 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू 6/7। मैग्निफिकेशन में गलती हो रहा है, देख लें यहाँ पे, m इक्वल टू माइनस, देखिए मैं ना फ्रैक्शन में ही रखूंगा, तो v का वैल्यू हो गया 6/7 बाय u का वैल्यू है -6। कोई दिक्कत? ये माइनस से माइनस कैंसल, तो m आएगा प्लस में ही, ऊपर है 6/7 और नीचे 6 से 6 कैंसल, तो m का वैल्यू हो गया 1/7। ये जब सॉल्व करोगे तो 0.14। m का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है? फ्रैक्शन में 1/7 लिखकर छोड़ना चाहते, ठीक है। उसकी सही जवाब सुनो,
एग्जाम में अगर कोई लगे कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा डेसिमल आंसर लाने में, तो आप फ्रैक्शन छोड़ दीजिए और थोड़ा स्पेस भी रहने दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए, लास्ट में टाइम बचे तो उसे कर लो, अगर नहीं टाइम बचे छोड़ दो। हालांकि आइडियल कंडीशन ये है कि आपको डेसिमल में लाना चाहिए। समझ पा रहे? तभी तो हम डेसिमल सीखे। ये तो अभी आधा ही ना कैलकुलेशन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कारण कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेगा। इसीलिए अगर टाइम की कमी लग रहा है तो आप फ्रैक्शन तक छोड़कर भाग जाएं, लेकिन थोड़ा जगह छोड़े कि मे बी लास्ट में टाइम बचेगा तो हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, आइडियली तो कर लाना ही चाहिए। ठीक है ना? करें, नेक्स्ट टॉपिक बढ़े। हाँ, 2 मिनट लें। देखिए यहाँ पे जो अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही चैप्टर का नाम है। तो 50% चैप्टर है रिफ्लेक्शन, जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। हाँ, अब 50% चैप्टर बचा है रिफ्रैक्शन। तो अभी तक जो पढ़े, अभी ये अलग था, अब हम लोग अलग पढ़ेंगे। अभी मिरर पढ़े, अब लेंस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हेडिंग बना लीजिए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कई बार मैं बोलूंगा रिफ्रैक्शन, पर पिछले कई दिनों से रिफ्लेक्शन सुनने के कारण आपको सुनाई पड़ेगा रिफ्लेक्शन। तो आप लिखते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपना टॉपिक ही है रिफ्रैक्शन, तो इस चैप्टर में हमेशा रिफ्रैक्शन ही आएगा। चैप्टर वही है, टॉपिक अलग है ना? अब दोनों में अंतर क्या होता है, ये सारी बातें समझेंगे हम लोग। तो अब लिखने वाला काम छोड़कर पहले 2 4 5 मिनट ध्यान से समझते हैं। अच्छा, एक पॉइंट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नोट करके एक पॉइंट पहले लिख ही लो, जो आपको शुरुआत में सर लिखाए होंगे जब चैप्टर शुरू किए होंगे तब। क्या कि लाइट चलता कैसा है? चलता कैसा होने का मतलब है स्ट्रेट लाइन, है ना? पर एक कंडीशन है उसके साथ कि स्ट्रेट लाइन कब चलता है? होमोजीनियस मीडियम में। कैसा मीडियम होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस समझते हैं? एक जैसा। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। जैसे मैं यहाँ टॉर्च जलाया, मानो लेजर लाइट होगा, तो मेरा लेजर लाइट यहाँ से निकलेगा दीवार तक, आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। देखे ना लेजर लाइट, तो एकदम स्ट्रेट दिखेगा। क्यों स्ट्रेट दिखेगा? क्योंकि यहाँ से दीवार तक मीडियम होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर। तो अगर ऐसा होता कि यहाँ से यहाँ तक एयर होता और इसके बाद पानी चालू हो जाता या ग्लास होता, तब लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। तो यही रूल है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में? होमोजीनियस मतलब एक जैसा मीडियम में। और जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो लाइट का रास्ता मुड़ जाता है। फिर से, जैसे मीडियम चेंज होता है लाइट का रास्ता, वो जो मुड़ता है, इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो पहले रिफ्रैक्शन शुरू होने से पहले ये चीजें हम लोग रिवाइज करके नोट में लिख लेंगे। लिखिए, लाइट में, या लाइट एक वेव है, जानते हैं ना हम लोग? लाइट क्या है? एक वेव। वेव जब चलता है, जैसे गाड़ी चलता है, तो उसको बोलते हैं मूविंग या ट्रेवलिंग, ऐसा बोलते हैं। पर वेव के लिए एक शब्द यूज होता है, क्या? प्रोपोगेशन या प्रोपोगेटिंग। प्रोपोगेशन मतलब होता है फैलना। यहाँ बोलते हैं मूव नहीं करता, यह बोलता है फैलता है, ऐसा। इसी से वर्ड बना प्रोपागंडा, है ना? बोलता है प्रोपोगंडा, फैल गया। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, लिखे लाइट प्रोपोगेट, लाइट प्रोपागेट, प्रोपोगेट, प्रोपोगेट, लाइट प्रोपोगेट, लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, light propagate in straight line, propagate in a straight line in homogeneous medium, in homogeneous medium। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना? हाँ, light propagate in straight line in homogeneous medium। हाँ बोलिए।
क्या चीज का? हाँ हाँ, होमोजीनियस। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहीं से हमारा ये शुरू होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे मीडियम चेंज करेगा लाइट क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा। अब एक डायग्राम समझेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रिफ्रैक्शन लिख रहे हैं, डायग्राम से समझेंगे, और एक तरफ रिफ्लेक्शन जो पहले सीखे थे। वर्ड से ज्यादा इंपैक्टफुल डायग्राम होता है। डायग्राम से आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। हमारा माइंड कैसे काम करता है? पिक्चर फॉर्म में। जैसे अभी हम आपको एप्पल बोले तो ऐसा कभी नहीं माइंड में दिखेगा APPLE, पर एप्पल का पिक्चर दिमाग में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हमारा माइंड तो हमेशा कोई चीज अगर डायग्राम बना के समझेंगे, याद करेंगे, तो वो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगा। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर, ध्यान समझिए। रिफ्लेक्शन तो हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब बाउंस बैक तभी करेगा जब लाइट दूसरी तरफ नहीं जाए। जैसे एक बॉल लिए, इस दीवार में मारे तो दीवार के उस पार नहीं गया, तभी तो टकरा के इधर आया। तो यानी कि हमारा जो जिससे टकराएगा उसे हम ऐसा बनाएंगे कि लाइट इस पार से उस पार नहीं जा पाए। अब मानो कोई लाइट आया, यहां से आया, टकराया, जैसे लाइट किसी से टकराया तो वापस उधर ही चला जाएगा। तो जिधर से आया था उधर ही गया। इसका मीडियम चेंज नहीं हुआ। मीडियम चेंज होने का मतलब मानो ऊपर एयर था और नीचे वाटर था, मान लीजिए। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम था, बीच में हमने कुछ ऐसा सेपरेशन दे दिया था जिससे, हालांकि वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है तो डायरेक्ट इस पार चल जाएगा, तो हम कुछ ऐसा बीच में कुछ ऐसा मीडियम पार्टीशन दे देंगे जिससे ये इधर नहीं आए। या अगर हम ऐसा दिखाना चाहते हैं वाटर नहीं देकर, मान लो हम कुछ दे दिए, वुड दे दिए, कुछ भी ऐसा दे दिए जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो बताओ, रिफ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा चैप्टर ही पढ़े। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, एयर से आया था और एयर में ही चला गया। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा? मान लीजिए कहीं पे वाटर है, नदी है, बकेट में पानी है, कहीं पे भी ऐसा सोच सकते हो। अब नीचे वाटर है या कोई अलग मीडियम है, ऊपर एयर है। ठीक है, अब लाइट आया तो अब तो ऐसा नॉन ट्रांसपेरेंट है नहीं, ट्रांसपेरेंट है, लाइट आगे चला जाएगा। यहां से यहां तक देखो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में आया है, पर अब आगे इसको जाना ऐसा चाहिए था, जाना इसको ऐसा चाहिए था, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन हम क्या देखेंगे, ये आगे गया और ऐसा मुड़ गया, ये ऐसा गया और थोड़ा मुड़ गया, इतना बैंड हो गया, इतना बैंड हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा एक बात देखो, बैंड हमेशा नहीं हुआ, सिर्फ जहां पे मीडियम चेंज हुआ। एक बार यहां मुड़ गया, अब इसके बाद फिर सीधे ही जा रहा है, फिर आगे अगर कोई और मीडियम चेंज होगा तो फिर वहां पे मुड़ेगा। एक बार कट मारता है, जैसे बाइक में कट मारते हैं ना, तो ऐसा तो कट मारते मारते रहते हैं, गोल गोल थोड़े घूमते रहते हैं, एक बार कट मार के फिर सीधे निकल जाते हैं। तो सेम इसी तरह के स्लाइड, जैसे उसको रास्ता में कोई दूसरा मीडियम आएगा कट मारेगा, फिर सीधा, फिर कहीं उसको और दिक्कत होगा कट मारेगा। अब ऐसा होता क्यों है, आखिर ऐसा करता क्यों है? तो आंसर है कि लाइट का जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। हर मीडियम में लाइट का स्पीड अलग होता है। हम लोग जो याद किए हैं क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कब होता है, एयर में या वैक्यूम में?
अगर लाइट एयर में या वैक्यूम में चले तब 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही अगर ग्लास में चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸, या किसी और वाटर में जाएगा तो कुछ अलग हो जाएगा। कहना है कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा। तो देखो एयर में लाइट आ रहा था 3 × 10⁸, अब इसको अपना मीडियम स्पीड बदलना था, 3 से 2 करना था, तो उसको थोड़ा सा अपना डायरेक्शन क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो दो बातें हम लोग सीखे। पहला सीखे रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो रिफ्रैक्शन होता है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट या बेंडिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, पर कब, व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दूसरा हम सीखे उसका कॉज, कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो कॉज है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज विथ मीडियम, मीडियम के साथ वो चेंज होता है। क्या बातें समझ पा रहे हैं? तो आप पहले एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए, कुछ लिखिए नहीं, बस ये डायग्राम बना लीजिए, ये दोनों एक साथ रहेगा तो चीजें एक ओवरव्यू आपके माइंड में रहेगा। फिर मैं डिफिनेशन रिफ्रैक्शन का लिखा दूंगा। जल्दी से इसे आप जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, देखिए बस इसे मुझे लिखाना है, जितना जल्दी करेंगे। बोलो बोलो, कुछ दिक्कत? बोलिए, कुछ दिक्कत? एक सेकंड बातें नहीं करें। हेलो महापुरुष, थोड़ा थोड़ा, हाँ। ऐसे मत करो। लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, हम समझेंगे इस बात को। क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें जो दिखता है किसके कारण दिखता है, लाइट के कारण। तो लाइट बैंड होकर हमारी आंखों में आता है तो लगता है ऑब्जेक्ट ही बैंड हुआ, कारण भी समझ जाएंगे। ठीक है, आगे लिखें। तो हम क्या किए, हाँ हाँ बना लीजिए, हम दोनों डायग्राम बना लिए ताकि जैसे ही रिफ्रैक्शन टॉपिक रिवाइज करने बैठे तो सबसे पहले मुझे ये दिखे तो एक साथ दोनों मेरे माइंड में रिवाइज हो जाएगा कि इसमें बाउंसिंग बैक होता है और इसमें दूसरा मीडियम में मुड़ता है। अब डिफिनेशन लिखे हम लोग, आइए डिफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, आगे बढ़े, टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी लिखें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग लिखेंगे। लिखिए, लिखो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज, रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes obliquely, देखो
ये वर्ड का मतलब ही समझा रहे हैं, पहले लिखिए। व्हेन इट पासेज ऑब्लिकली, ऑब्लिकली को हिंदी में बोलते तिरछा। व्हेन इट पासेज ऑब्लिकली, ऑब्लिकली फ्रॉम, obliquely from one transparent medium, obliquely from one transparent medium to another, one transparent medium to another is known as क्या? refraction, is known as रिफ्रैक्शन। इसका नाम ही है रिफ्रैक्शन, उसका कुछ फ्रैक्शन होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे इसका कॉज। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कॉज, इसका रीजन क्या है? कॉज। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं? कॉज। इसका रीजन, रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन का। लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट as it enter from one transparent medium, enter from one transparent medium to another, one transparent medium to another। ठीक है, अब मुझे एक ये वर्ड सिखाना है आपको, समझिए ऑब्लिकली। हाँ, तिरछा। तिरछा सीखना बहुत आसान है, आप सीधा देखें बोर्ड पे, तिरछा सीखेंगे। देखिए बहुत ध्यान समझो। ऐसा दिखाने का मतलब क्या है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। अब ये लाइट आया तो ये बताओ जो दूसरे मीडियम पे लाइट आया, सीधा आया तिरछा आया? तिरछा आया। इसी को बोलते इंक्लिनेशन, जो बोलते हैं इंक्लाइन। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, अब दूसरा देखिए, अब ये आया, दोनों में अंतर दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं ऑब्लिकली। ये जो लाइट आया इसी को बोलते हैं ऑब्लिकली। तो लाइट ऐसा आएगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट ऐसा आया तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे आया वैसे ही निकल जाएगा, बिना ये मुड़े हुए। समझ पा रहे हैं? या नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन। और जब ये ऑब्लिकली मतलब ये हुआ तिरछा आया, इंक्लाइंड आया, किसी एंगल पे आया ऐसा, तब ये मुड़ेगा, जैसा भी दिखाना चाहें। जैसे उस समय दिखाए थे, थोड़ा इधर की तरफ मुड़ा। अच्छा, ये किधर भी मुड़ सकता है, इधर का बदला उधर भी मुड़ सकता था, वो सब आगे सीखेंगे कब किधर मुड़ेगा। अभी बस हम इतना बात कर रहे हैं कि मुड़ेगा। क्लियर है? तो ये भी बनाइए, ये भी नीचे बनाए। पाँच मिनट और दे दो, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे बस। ऐसे बाहर बहुत गर्मी है, आप लोग जाकर क्या करेंगे? क्या खत्म हो गया? सनलाइट खत्म। अभी क्या है ना, इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं रिफ्रैक्शन का।
4-5 पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट थोड़ा खत्म हो जाए। लिखोगे? बस, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, हर बात में यस सर बोलते हैं। चलिए ये आगे बढ़ाएं। हाँ ठीक है, आप यस सर नहीं बोले लेकिन। कभी आप लोग कांच का जो ग्लास होता है ना, उसमें पानी भर के उसके अंदर नींबू या कुछ भी डाल के देखोगे तो वो आपको बड़ा दिखेगा। बात समझ पा रहे हैं? कांच की बोतल या ग्लास के अंदर पानी अगर भरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, नींबू या कुछ भी, तो वो आपको ना बड़ा साइज का दिखेगा। ऊपर तो आएगा ही और उसका साइज भी बड़ा दिखेगा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसके पीछे का रीजन रिफ्रैक्शन ही होता है। पहले हमें 2-4 रीजन लिखना है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, लिखेगा ऐसा कि लेमन इनसाइड द ग्लास जार appears bigger than its actual size due to, 4 ऑप्शन रहेगा तो हमारा सही आंसर होगा रिफ्रैक्शन। ये सब एमसीक्यू में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पानी का बकेट है या स्विमिंग पूल, कहीं भी आप देखेंगे तो पानी का जो नीचे का सरफेस होता है वो हमें नीचे से थोड़ा ऊपर दिखता है, जो एक्चुअल में जितना डेप्थ है उससे अपीयर्स डेप्थ कम होता है। ये भी क्या कारण है, रिफ्रैक्शन ही है। यही सब 2-4 रीजन सॉरी एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लिखेंगे, लिखिए अ वाटर टैंक, अ वाटर टैंक। देखो आपस में बातें करने से बचो ना 1 मिनट के लिए। वाटर टैंक और वाटर पूल, स्विमिंग पूल जो होता है ना, वाटर पूल, हाँ वाटर टैंक और वाटर पूल appears less deep, appears less deep, appears less deep than its actual depth। मैं रिपीट कर रहा हूं, वाटर टैंक और वाटर पूल appears less deep than its actual